वालेकुम। लास्ट सेशंस के अंदर हमने जो चीज़ें करी थी कवर, दैट इज़ परम्यूटेशन थी वो। ठीक है जी। हम काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टूल्स जिसे कहा जाता है। और प्रोबेबिलिटी टूल्स में हमने पहले फंडामेंटल काउंटिंग रूल्स करे थे। देन उसके बाद फिर हमने जो है वो परम्यूटेशन किया है लास्ट क्लास में। और परम्यूटेशन के जो है जो केसेस थे हमारे पास, वो सारे हमने केसेस जो हैं वो परम्यूटेशन के सॉल्व किए थे कल लास्ट क्लास में, सॉरी। और अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी टूल्स के अंदर, वो कहलाता है आपके पास, वो कहलाता है आपके पास क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन का टॉपिक कहलाता है। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन का टॉपिक जो है आपके पास परम्यूटेशन के बाद आता है। और परम्यूटेशन जिसे आप कहते हैं, जो आपने लास्ट करा था, जिसके अंदर आपने चीज़ें करी थी, सेट चेक करी थी, और चार आपके पास जो थे वो उसकी क्लासिफिकेशन थी, जिससे जिसमें डिफरेंट हमने परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करना सीखा था। परम्यूटेशन जो थी वो आपके पास, दैट इज द अरेंजमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट्स को जो है वो हम परम्यूटेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, ठीक है, अब वो जो सिलेक्शन है वो पर्सन्स के अंदर भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी थिंग की भी हो सकती है। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के अंदर जो हम प्रोबेबिलिटी टूल इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है। कॉम्बिनेशन बेसिकली समझ लें कि जब भी आपके पास पेपर में सिलेक्शन का लफ्ज या कॉम्बिनेशन के लिए आए, यानी आपसे वो कहे कि इन हाउ मेनी वेज दिस आइटम इज टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, जब सिलेक्शन की बात होगी तो समझ जाए वहाँ पे आपने जो है वो कैलकुलेट करना है कॉम्बिनेशन को। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूला जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? दैट इज एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। यानी आपका परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला जो था वो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, बट ये कहलाता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन के फॉर्मूले के अंदर डिवीजन के अंदर ये नहीं आता आर। ठीक है, ये आर फैक्टोरियल नहीं आता, इसमें आर फैक्टोरियल ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में, पहली चीज। दूसरी चीज, एन माइनस आर है आपके पास, इसको हमेशा याद रखना है आपने कि इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है जी। अगर ये ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इससे कुछ और जो चीज़ है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। ओके। तो जैसे आप परम्यूटेशन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते थे, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे भी आपने जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आपकी ईज के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने पहले से यहाँ पे राइट करके रखे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए और हम चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली डिलीवर कर दें। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, इसका हमने क्वेश्चन लिया, फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। एन सी आर, जैसे एन पी आर लिखते थे परम्यूटेशन के लिए, वैसे ही आएगा एन। सी के ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर आएगा एन, और सी के राइट हैंड साइड के ऊपर नीचे आएगा आर। तो ये बन जाएगा एन सी आर। और ये आपको अपने कैलकुलेटर में भी नजर आएगा, आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां आपके पास एनपीआर हुआ कैलकुलेटर में, वहीं पे आपके पास एनसीआर भी अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सवाल लिया, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई स्टूडेंट है, वो कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है जी। और वो अगर कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके अंदर उसके पास अवेलेबल क्वेश्चंस कितने हैं? उसके पास अवेलेबल क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 10। और उसने जो आपको करने हैं सेलेक्ट, ठीक है, वो कितने हैं? करने हैं 6। यानी यहाँ हम जो है वो इसके सोल्यूशन में अगर जाते हैं तो हमारे पास, जैसे आपके पास परम्यूटेशन में हो रहा था, एन जो था वो आपके पास होता है क्या? एन आपके पास होते हैं गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। ठीक है जी।
या आप उसमें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एट अ टाइम। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन का मतलब होता है गिवन और आर का मतलब होता है उसमें से आप कितने आपने यूज करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स जो है, तो वो कितने आपके पास 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल हैं और आपको उसमें से सेलेक्ट करने हैं 6। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करूं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, एन सी आर इक्वल्स टू, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी, जो मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, 10c6 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ता है। अब 10 माइनस 6 का मतलब क्या होगा, आपके पास 4 फैक्टोरियल बच जाएगा यहाँ पे, और इधर पहले से मौजूद है क्या, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं ऊपर 10 फैक्टोरियल को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अगर मैनुअल इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 6 फैक्टोरियल जो था, ये इसको मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, ऊपर जो 10 फैक्टोरियल था उसको मैंने ओपन किया 6 फैक्टोरियल तक, नीचे जो 6 फैक्टोरियल था उसको एज इट इज रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल से ही कैंसिल होता है, सिंपल नंबर से कैंसिल नहीं होता। ठीक है, और 10 माइनस 6 करने से 4 बचेगा, तो 10 माइनस 6 करा, 4 फैक्टोरियल बचा, क्योंकि 10 माइनस 6 तो ब्रैकेट में है और फैक्टोरियल का साइन बाहर है, तो ये बच जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल। तो 4 को ओपन कर दिया, 4 3 2 1। 6 को ओपन इसलिए नहीं किया है क्योंकि 6 के बाद 1 तक मल्टीप्लाई करके शो करना पड़ेगा, और ये चीज़ ऊपर भी शो करनी है, नीचे भी शो करनी है। तो ये हमने क्या कर दिया, जब ऊपर और नीचे दोनों शो करनी, तो हमने इनको दोनों को ओपन नहीं किया, इसको डायरेक्ट काट दिया। फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद उसके बाद क्या बचेगा, 4 1 जा, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है जी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद जो चीज़ें बचेंगी वो क्या हो जाएंगी आपके पास, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का मतलब हो जाएगा आपके पास, दैट इज 210 वे। ये आ जाएगा आपके पास आंसर 10c6 का। अब ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके पास अगर 10 क्वेश्चन हो, उसमें से आपने अगर 6 सेलेक्ट करना है, तो आप 210 वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको कैसे लिखेंगे, अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 इन 210 वेज। हर आंसर को मैंने आपको बता दिया था, पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि हर आंसर को आपने कोशिश करना है कि आप उसका डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट शो करें, डिस्क्रिप्टिव आंसर शो करें। तो आपकी जो भी फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग्स को आपने लाकर जो है वो क्या करना है, आपने उसको लाकर जो है वो डिस्क्रिप्टिवली, तो आपने आप यहाँ पे रिजल्ट को शो करना है, यानी आपको उसको रिटर्न में ये शो करना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या शो कर रहा है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसी को आपने क्या करना होता है, मैनिपुलेट करके लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट 10 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल थे और 10 में से आपको 6 क्वेश्चंस करने थे। अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है जी, अब जब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करा, तो अब इस मॉडिफिकेशन में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया। वो क्या लिया हमने यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, ठीक है जी, 2 क्वेश्चन
सही कर लेते हैं पहले, 1 मिनट। अच्छा जी। In how many ways a student can select two questions out of three from section A, two questions out of three from section B, and two questions out of four from section C? अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपके पास, उसने क्या कर दिया है, आपके पास पेपर तो आ रहा है, ठीक है जी, बट पेपर के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, पेपर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, 3 सेक्शंस बना दिए। 3 सेक्शंस के अंदर अलग अलग जो है वो आपके पास क्या हो गया, 3 सेक्शंस में आपके पास अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिए, यानी आपको उसने बाउंड कर दिया, ठीक है जी। और अब बाउंड कैसे किया है इसने आपको, वो कहता है कि भाई आपने क्या करना है, 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं सेक्शन ए में से, और सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल आपके पास 3 सवाल, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपके पास क्या है, सेम इसी तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास 2 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और उसके अंदर आपको करने कितने हैं, आपको आपको करने हैं 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास जो है वो आ जाएगा सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। अब ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन किसका लिया है हमने, ये क्वेश्चन किससे ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन हमने आपके पेपर के पैटर्न को देखते हुए लिया है। आपका पेपर का पैटर्न यही है, सही है ना। ए में से 2 क्वेश्चन करने हैं, बी में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, और सी में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। ए सेक्शन में टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, बी में 3 क्वेश्चन होंगे, और सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास, अब टोटल तो आपको करने हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है, बट वो 6 क्वेश्चंस करने का इन्होंने आपको क्या कर दिया, इन्होंने 6 क्वेश्चंस करने के लिए जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो समझ लें कि जब आपके पास 6 क्वेश्चंस अवेलेबल हुए, तो वो 6 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे आ गए हैं कि आपके पास एक साथ आपने जो है वो इनको अरेंज यानी सेलेक्ट नहीं करना, आपको उसने क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है इस पे, सेक्शन वाइज। तो जब हम सेक्शन वाइज को बाउंड करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिसाल के तौर पर सेक्शन ए के अंदर टोटल क्वेश्चंस हैं 3, ठीक है जी, और मुझे इसमें से लेने कितने हैं, 2। N1 R1 समझने हमने एक समझने के लिए आपको यहाँ पे जो चीज़ दे दी है कि N1 R1 जो है वो हमें सेक्शन ए को शो कर रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन बी के लिए भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, और उसमें से मैंने सेलेक्ट कितने करना है, 2। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन सी के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 4, और इसमें से भी मैंने सेलेक्ट करना है कितने, 2। अब अगर आप देखें तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं आपके पास, टोटल क्वेश्चंस तो 10 ही बन रहे हैं, ठीक है, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 इज 10, और लेने कितने हैं, सेलेक्ट कितने करना है, 2 + 2 + 2 6। अब टोटल 6 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने हैं 10 क्वेश्चन में से, मगर अब इनकी सिलेक्शन जो है वो बाउंड हो गई है सेक्शन वाइज, ए सेक्शन से अलग, बी सेक्शन से अलग, और सी सेक्शन से अलग, ठीक है। अब जब मुझे इसका रिजल्ट निकालना होगा, तो मुझे इसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी। जब भी मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिलाकर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनानी होगी, तो मैं आपस में इन सबको क्या कर दूंगा, आपस में मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। लाइक उसको मैं लिखूंगा कैसे, उसको मैं लिखूंगा N1 CR1 मल्टीप्लाई बाय N2 CR2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय N3 CR3, ठीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशंस को मिलाकर मेरी टोटल कॉम्बिनेशंस पूरी होंगी।
एक कॉम्बिनेशन अगर मैं 3C2 करता हूँ फर्स्ट सेक्शन की, तो ये मेरे पेपर का पार्ट नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर्स को यूज करें, तो कैलकुलेटर्स को यूज करने पे जो है वो आपको पता चलेगा कि आप अपना जो है वो कॉम्बिनेशन को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऊपर इसको ओपन करके सॉल्व किया था, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। मगर आप जो है वो कॉम्बिनेशन को कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कैलकुलेशन में कॉम्बिनेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। तो अगर हम करते हैं 3C2, 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3C2 का आंसर आ जाएगा ये 3। और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4C2 का आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो बच जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ आपके पास टोटल आंसर जो है वो कितना आ रहा है, दैट इज द 54। यानी अगर हम यहाँ पे एक चीज को समझ लें कि वो क्या है, अगर हमें टोटल नंबर गिवन जो है गिवन है और उसमें से जो सेलेक्ट करने हैं उसमें कोई कंडीशन अगर इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है जी, लाइक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस करने थे और 10 क्वेश्चंस में आपको सेलेक्ट करने थे 6। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, 6 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 10। तो ये देखें, अब 6 क्वेश्चन जब आउट ऑफ 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास आंसर 210 वेज में मेरे पास उसका चांसेस को सॉल्व करने का। बट यही कंडीशन टोटल 10 क्वेश्चन है, 6 करने हैं, बट हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ब्रेक करके सेक्शन वाइज तोड़ दिया। तो हमने सेक्शन वाइज तोड़ दिया तो इसका मतलब है कि अब उसकी सिलेक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। और जब उसकी सिलेक्शन में डिफरेंस आएगा तो उसका मतलब है ऑब्वियस बात है कि इसके आंसर में फर्क आ जाएगा। तो अब अगर आप देखें नॉर्मल, अगर आप समझ लें इसको कि आप अपने पेपर को जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके पास 54 वेज है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर अपना पेपर कर सकते हैं। ठीक है जी। वो कॉम्बिनेशन मिसाल के तौर पे क्या होंगे कि आप सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें, सेक्शन बी से जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करें, ठीक है जी, और सेक्शन सी से जो है आप 7 और 8 कर लें। इसमें से एक कॉम्बिनेशन ये है। ऐसी 54 कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को, इस सवाल को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये दो आपके पास एस्पेक्ट थे कॉम्बिनेशन के, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, हम अब इसके अंदर मजीद जो है वो अपने क्वेश्चन को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो एक और क्वेश्चन जो है वो इसी की तरह आपके लिए यहाँ पे रेडी करके रखा है। ठीक है, वो सवाल तो सिंपल था। ठीक है जी, और अब जो सवाल हम यहाँ दे रहे हैं इसके अंदर और भी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है वो क्या है, इन अ क्लास देर आर 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। ठीक है, a committee of 5 is to be chosen. How many combinations are possible? एक क्लास है जिसमें 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, एक कमेटी बनानी है 5 लोगों की, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन क्या दी है इसमें, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, इफ देर व्हेन देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि 5 जो आपके पास जो लोग हैं जो सेलेक्ट करने हैं आपको बॉयज एंड गर्ल्स में से, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके सेकंड में आपको वो क्या कह रहे हैं, सेकंड में आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किस पे, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। यानी इसका मतलब क्या है कि कमेटी जो बनेगी 5 लोगों की, उसके अंदर 2 लड़के होंगे और 3 लड़कियां होंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाउंड कर रहा है आपको वो। इसी तरीके से नंबर 3 के अंदर क्या है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स।
उसके बाद देर आर एटलीस्ट 2 बॉयज, उसके बाद देर आर एट मोस्ट 3 बॉयज। तो और नंबर लास्ट है दे आर ऑल गर्ल्स। जो भी लोग आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, वो सारी की सारी कौन चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। अब हम इसको पॉइंट वाइज ही जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन नंबर वन आपके पास क्या कहता है, वो नंबर वन में कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? नो रिस्ट्रिक्शंस मीन्स कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे, 6 बॉयज और आपके पास 7 गर्ल्स। ठीक है, 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके पास कितने, 13। और आपने कितने लेने हैं यहाँ पे, दैट इज 5। तो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक दफा फॉर्मूला यहाँ ले लेते हैं। NCR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा आपके पास 13C5 = 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो चेंज कर देते हैं कलर को। ये हो जाएगा आपके पास 13C5 = 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 - 5 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब चाहें तो हम इसको जो है वो एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और हम कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके पास क्या है, 6 रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मैं इसको हर एक रिक्वायरमेंट को पूरे फॉर्मूले के हिसाब से ओपन करता रहूंगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब बताइए कि 13C5 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है। 13C5 आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले लिखेंगे 13, फिर आएगा आपका कॉम्बिनेशन का C, ठीक है, और फिर आएगा आपके पास 5। तो 13C5 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में 13C5 का आंसर आ गया 1287। ठीक है जी। यानी अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो टोटल 13 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास ये यहाँ आपके पास जो है वो 1287 वेज हैं इसको सेलेक्ट करने के। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं किस पे, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आते हैं तो नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 के अंदर वो आपसे कह रहा है कि 2 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि अब अगर मैं बॉयज के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो बॉयज के हिसाब से क्या है, बॉयज के हिसाब से टोटल बॉयज हैं 6, ठीक है, और मुझे लेने हैं कितने, 2 बॉयज। और गर्ल्स के हिसाब से अगर देखें तो गर्ल्स हैं टोटल 7 और मुझे लेनी है 3। अब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, देखें जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो 2 बॉयज और 3 गर्ल्स मिलेंगे, तो फिर मेरी कमेटी 5 लोगों की पूरी होगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जब भी 2 कॉम्बिनेशन को मिलाया जाता है एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी इसका मतलब बॉयज की कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, 6C2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स की कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, 7C3। यहाँ आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, 6C2 और 7C3। 6C2 का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, 6C2 के अंदर हो जाएगा आपके पास 15, ऐसी है। 6C2 का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा,
इसको चेक करें, दैट इज 15, ठीक है। और 7C3 35। 62 का आंसर कितना आ रहा है? 35, ठीक है। और 7C3 के लिए क्या आएगा आपके पास आंसर? 7C3 का आंसर आपके पास क्या जनरेट होगा? 7C3 का आंसर आ जाएगा 525। ओके, तो अब 335 एंड 525 जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन साथ में आप करते जाएं सपोर्ट में, तो अच्छा हो जाएगा, तो ताकि हम जो है वो आगे बढ़ते चले। 35 मल्टीप्लाई बाय 525, 7C3, 7C3 भी 35 आ रहा है। अब ये तो आपको जो है वो कैलकुलेशंस को जो है वो ज़रा देखना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है, कि आपके पास जो कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो, एक सेकेंड। अच्छा जी, 7C3 इज 35, ठीक है जी। एंड 62 इज 15, तो मैं जो है वो सही लिख रहा था, ऐसी है, ठीक है। मैंने सही लिखा था, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। और 15 मल्टीप्लाई बाय 35 जो है वो बन जाएगा आपके पास 525। अगर मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 6 बॉयज और 7 गर्ल्स टोटल हैं, और कमेटी के अंदर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स मुझे डालनी है, तो मेरे पास 525 वेज हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, अ कमेटी ऑफ 5 कैन बी chosen in 525 ways from 6 boys and 7 girls, ठीक है, सेलेक्टिंग 2 boys and 3 girls। ओके, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव आंसर इसका। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज नंबर 3। नंबर 3 आपके पास जो है वो आपको क्या करना है? इसी के पर्सपेक्टिव में सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो वो आपको हल करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में वो कह रहा है आपको, एटलीस्ट देर आर एटलीस्ट 2 बॉयज, ठीक है जी। मुझे देर आर एटलीस्ट 2 बॉयज। अब एटलीस्ट 2 बॉयज के अंदर क्या होगा भाई? अब आप ये समझ लें कि एटलीस्ट 2 बॉयज को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या है। ओके, अब यहाँ आपके पास वो कह रहे हैं क्या, कि हमारे पास कम से कम 2 बॉयज होने चाहिए, और 2 बॉयज के लिए अब क्या होगा भाई? अब 2 बॉयज का मतलब क्या होगा? 2 बॉयज का मतलब ये है, कम से कम 2 बॉयज का मतलब है कि बॉयज ज्यादा हो सकते हैं, मगर 2 से कम नहीं हो सकते। कम से कम का मतलब उस वैल्यू से हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम बॉयज के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है जी, यहाँ बॉयज ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हम गर्ल्स ले लेते हैं। अच्छा, अगर बॉयज और गर्ल्स देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास, तो क्या होगा? आपके पास टोटल जो बॉयज हैं आपके पास वो है 6, और हमें जो लेने हैं वो लेने हैं कम से कम 2, ठीक है जी। 3 भी हो सकते हैं बॉयज, 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 लोगों की कमेटी बनानी है। 2 से नीचे नहीं जा सकते। गर्ल्स की जब बात करते हैं तो गर्ल्स हमारे पास टोटल है 7। जब गर्ल्स टोटल 7 है तो इसका मतलब क्या हो रहा?
अब इसका मतलब ये है आपके पास कि यहाँ आपके पास अगर 2 बॉयज सेलेक्ट हो रहे होंगे तो गर्ल्स कितनी आएंगी? 3। अगर 3 बॉयज सेलेक्ट हो रहे होंगे तो गर्ल्स कितनी आएंगी? 2। अगर 4 बॉयज सेलेक्ट हो रहे होंगे तो गर्ल्स कितनी आएंगी? 1। और अगर पांचों बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 0। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी और एक कॉम्बिनेशन ये बनेगी। यानी इस सवाल के अंदर, एटलीस्ट के सवाल के अंदर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट के सवाल के अंदर आपके पास कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, और जब कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगी तो हम टोटल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए तमाम सब कॉम्बिनेशंस को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। उसको लिखेंगे कैसे? अब आप देखिए, उसको लिखने का तरीका क्या है। पहली कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास कि आपके पास 6 बॉयज हैं, उसमें से 2 बॉयज लेने हैं। ठीक है, और 7 गर्ल्स हैं, उसमें से 3 गर्ल्स लेनी है। करेक्ट? ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरी आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी कि अगर आपके पास 6 बॉयज हैं और आपने 3 बॉयज लिए, ठीक है, तो फिर 7 गर्ल्स में से आपको 2 गर्ल्स लेनी है। फिर तीसरी क्या आपके पास, अगर 6 में से 4 बॉयज आप ले रहे हैं तो 7 में से एक गर्ल आएगी। ठीक है, और फिर अगर 6 बॉयज में से 5 बॉयज आपने ले लिए तो फिर 7 में से आपके पास कोई गर्ल नहीं आएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इन सब को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब के रिजल्ट्स को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 6C2 का आंसर आपके पास जो था वो क्या था? 6C2 का आंसर आपके पास था 15। ठीक है, 6C2 का आंसर था 15 मल्टीप्लाई बाय 7C3 का आंसर था 35। फिर आगे आ जाए तो 6C3 का आंसर था आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 7C2 का आंसर जो है वो हो जाएगा कितना आपके पास? 21। प्लस उसके बाद 6C4 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपके पास 15 और 7C1 का आंसर हो जाएगा आपके पास 7। इसी तरीके से 6C5 का आंसर हो जाएगा 6 और 7C0 का आंसर हो जाएगा 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 × 35 विल बिकम 525। ठीक है, प्लस देन उसके बाद जो है वो आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है जी, दैट इज 420 और 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा आपके पास 1।